Hello guys, I'm Ratan sir, your teacher, to inform you everything, every topic, every point of grammar and translation in easy and simple language. तो ग्रामर के टफ टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर मैं आता ही रहता था। अब मैं ट्रांसलेशन का टफ पोर्शन सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताने को आपके सामने हाजिर हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ग्रामर के अलावा ट्रांसलेशन भी। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, और जरूरी है तो बनेगा कैसे। आज इस वीडियो में मैंने उस वीडियो में बताया था कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले ट्रांसलेशन बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे किसी की बच्ची की शादी करनी है तो शादी करने से पहले शादी की तैयारी करनी पड़ती है। किसी को घर बनाना है तो घर बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। जब तक घर बनाने की तैयारी नहीं होगी तब तक हम घर नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से ट्रांसलेशन बनाने से पहले ट्रांसलेशन बनाने की तैयारी आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। उसी तैयारी में आज का मैं तैयारी का पहला वीडियो लेकर आपके सामने हूं। तो जानते हैं कि तैयारी करते कैसे। तो सबसे पहले हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले उस हिंदी सेंटेंस को समझना जरूरी होता है। बिना उसको अच्छी तरह समझे उसको इंग्लिश में अथवा किसी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो आज मैं बताऊंगा हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो हिंदी में एक हिंदी वाक्य की बनावट इस प्रकार होती है। एक मामूली हिंदी सेंटेंस की बनावट कैसी होती है उस पर बात करते हैं। उस हिंदी वाक्य में कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। अगर इसको इंग्लिश में करें तो कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलेंगे, इसको आज के बाद हम लोग एस कहा करेंगे। कर्म को ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसको आज के बाद हम लोग ओ बोलेंगे। क्रिया वर्ब होती है और इसको हम लोग वी बोलेंगे। इस तरह से एक हिंदी वाक्य की बनावट होती है एस प्लस ओ प्लस वी। किसी भी मामूली सेंटेंस का ये है। किसी में भी नहीं, ओ नहीं भी आता है, मतलब कर्म किसी सेंटेंस में नहीं भी आ सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं, कर्ता और क्रिया तो आती है। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे ये कर्ता कर्म और क्रिया तीन आती है और तब कैसे करके ट्रांसलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने रावण को मारा, ये एक हिंदी का वाक्य है। तो इसकी जो बनावट है हिंदी में कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। लेकिन हिंदी में शब्दों को उल्टा पुल्टा करके रखने की पूरी आजादी होती है। हिंदी वाक्य के शब्दों को हेर फेर करके रखने की पूरी आजादी होती है। पूरी आजादी होती है। क्योंकि ऐसा कर देने पर भी उसके अर्थ में
अंतर नहीं आता। तो हिंदी में शब्दों को उलटफेर करके रख देने की पूरी आजादी इसलिए होती है क्योंकि ऐसा कर देने पर भी उस सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलती है, जिसका एग्जाम्पल अभी तुरंत देखेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, राम ने मारा रावण को। यहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, अंत में ऑब्जेक्ट है, उल्टा पुल्टा कर दिया, फिर भी जो बात राम ने रावण को मारा सेंटेंस में कही गई है, वही बात यहां भी कही गई है, अर्थ में कोई हेरफेर नहीं हुई। फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मारा राम ने रावण को। इस सेंटेंस में पहले ही वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, बट अर्थ वही रह गया, इसलिए ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को मारा रावण को राम ने, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला, जबकि ऑर्डर बदल गया, पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में सब्जेक्ट आ रहा है, तो तब भी इसका अर्थ नहीं बदला। इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, रावण को मारा राम ने। यहां पे पहले ऑब्जेक्ट, तब वर्ब, अंत में सब्जेक्ट आया, अर्थ वही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ अर्थ में। इस सेंटेंस को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, रावण को राम ने मारा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट और वर्ब अंत में रखा गया। मतलब एक ही स्टेटमेंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से इस्तेमाल करने की हिंदी में आजादी है। ऐसी आजादी इसलिए है क्योंकि ऐसा कर देने पर भी सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट इंग्लिश में यू कांट डू इट, यू कैंट डू सच, बिकॉज बाय डूइंग सो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल सर्टेनली चेंज। अभी देखेंगे कि अगर इंग्लिश में यही काम करेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस की मीनिंग बदल जा सकती है। तो हिंदी में स्ट्रक्चर देखा आपने, अब इंग्लिश के स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसी सेंटेंस को इंग्लिश में करके उल्टा पुल्टा करके देख के उसकी मीनिंग को चेक करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। ज्यादातर, सभी सेंटेंसेस का नहीं, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर को हम हरगिज हेरफेर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कर देने पर हमारे सेंटेंस की मीनिंग या तो बदल जा सकती है या वो मीनिंगलेस हो सकती है। तो उस तरह से राम ने रावण को मारा, सब्जेक्ट पहले दिया जाएगा, राम मारा, किल्ड रावण। अब इसमें सब्जेक्ट राम, किल्ड वर्ब, रावण ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को अगर कोई उल्टा कर दे, तो ऐसे कर दे, रावण किल्ड राम,
क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, जो हिंदी में किया गया था तो मीनिंग नहीं बदली थी, यहां देख लेते हैं मीनिंग बदलती है कि नहीं बदलती है। यहां वाले ऑर्डर को चेंज किया गया, वैसे चेंज करके जो सेंटेंस बना है उसमें ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसा कर देने पर इसकी मीनिंग लगा के चेक कर लें। इसकी मीनिंग आएगी रावण ने राम को मारा, और बात बिल्कुल उलट गई, अपोजिट मीनिंग आ गई। ऐसा क्यों हुआ? वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देने के कारण। तो यहां पे हमारा हाथ पैर बंधा हुआ है। हम इंग्लिश सेंटेंसेज में वर्ड्स को उल्टा पुल्टा करके नहीं रख सकते, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डिस्टर्ब कर देंगे तो ऐसे ही मीनिंगलेस अथवा अपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेज हमारे सामने आ जाएंगे। अगर उल्टा पहले किल्ड तब ये, जैसे हिंदी में हमने किया था उल्टा पुल्टा करके, वैसा यहां करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। तो हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में आज आपने अंतर जाना कि मामूली सेंटेंस, अधिकांश सेंटेंस जो आपके सामने आते हैं उनमें कर्ता कर्म और क्रिया होती है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है कर्ता कर्म क्रिया, बट इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्रिया हिंदी में अंत में आती है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के तुरंत आती है। इस बात को अच्छी तरह जान लें और सेंटेंस में वर्ड्स के ऑर्डर को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश न करें, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस मे बी डिस्ट्रॉयड और अपोजिट। तो अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंसेस में तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह जानना पड़ेगा। हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और वर्ब कौन सा है, जब तक इसको अच्छी तरह से नहीं जानेंगे हमारा ट्रांसलेशन 100% सही नहीं होगा। तो इन तीनों को एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से जानेंगे। मैं आपको सेंटेंस को देखते देखते सब्जेक्ट पहचानना बताऊंगा, देखते देखते वर्ब पहचानना बताऊंगा, देखते देखते ऑब्जेक्ट पहचानना बताऊंगा, या थोड़ा सा एक तरीका लगा देने पर भी ये तीनों काम हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, कैसे पहचाने, कैसे इसको पता लगाएं, एक एक बात मैं बताने वाला हूं। तो इंतजार करते रहें अगले वीडियो का। छोटा छोटा वीडियो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन के साथ, और एक एक वीडियो में वीडियो नंबर डाल के बताने जा रहा हूं ट्रांसलेशन में। गारंटी है मेरी कि यू विल सर्टेनली बी एबल टू ट्रांसलेट इन हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो वीडियो को धैर्य के साथ देखें और नोटबुक और कलम के साथ वीडियोज को वॉच किया करें। जो बात नहीं समझ में आए, यू आर फ्री टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक मतलब आपको अच्छा लगे तो लाइक, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ही करना सीखें। बट मेरा दावा है कि मेरी बातें आपको डिसलाइक हो ही नहीं सकती। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसकी जानकारी के साथ। तो आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें।